Welcome back, dear aspirants. You're welcome in Geography of Summer by Aditya online classes. सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी समुद्री तरंगों के बारे में, और मैंने आपसे बताया था कि समुद्री तरंगें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक ब्रीफ आइडिया इसके बारे में ले लें, क्योंकि अभी हमें तो ज्वार भाटाएँ वटाएँ इत्यादि बहुत ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम जो चीज़ें छूटी हैं वो ले लेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आइए, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है समुद्री जलधाराएं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरफ से समुद्री विज्ञान का बिल्कुल जान लीजिए कोर पार्ट है वो। समुद्र विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्वेश्चंस उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आप अगर कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर नहीं है तो आप बहुत सी चीज़ों को समझने में आपको समस्या आएंगी, चाहे वो जलवायु विज्ञान में आप बात करें, फिर चाहे समुद्र विज्ञान में बात करें। ठीक है, और चाहे वो बात करें आप ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि, तो यहाँ पे कई चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप समुद्री जलधाराओं को समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैंने कहा कि अगला वीडियो जो होगा आप उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है वो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कुछ अति महत्वपूर्ण आधार। ठीक है, वो आधार क्या है, हम बात करेंगे इसमें वायुदाब पेटियों के बारे में। पहले बात करेंगे कि वायु कैसे एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, ऐसा क्यों होता है। उससे पहले मैं आपको एक सामान्य नियम समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर तापमान कम है, इसका मतलब अगर ठंड ज़्यादा है, मतलब कि सूर्य तप की मात्रा कम मिल रही है, तो इससे क्या होता है कि वायु में जो होता है हल्का, वायु में जो होती है क्या होता है, भारीपन आता है। जब तापमान कम होता है तो वायु जो होती है उसमें भारीपन आता है, जिसके कारण वो क्या होता है, नीचे बैठती है, जिसके कारण उसमें वायुदाब जो है वहाँ पे अधिक हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तापमान अधिक, जैसा कि हम विषुवतीय क्षेत्र के बारे में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, अगर वहाँ पे तापमान अधिक है, ठीक है, तो क्या होता है कि वायु जो होती है गर्म होती है। जब वायु गर्म होती है तो उसमें ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो हल्की हो जाती है। जब वायु गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, जिससे वो ऊपर उठती है, और इस कारण क्या होता है, वायुदाब क्या होती है यहाँ पे निम्न हो जाता है, क्योंकि जब वायु ऊपर उठ जाएगी तो वायुदाब वहाँ पे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे वायुदाब निम्न हो जाता है। ठीक है, तो दो सामान्य नियम आप समझ लें कि अगर वायुदाब तापमान कम है तो वायुदाब वहाँ पे अधिक होगा, मतलब कि अगर ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे वायुदाब अधिक होगा, मतलब कि एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब वहाँ पे निम्न होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक हमारे पास ये चित्र देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने ग्लोब बनाया है और इस पर विभिन्न वायुदाब की पेटियों को मैंने दर्शाया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी ये कहाँ है, 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी 90 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सदर्न स्फीयर में है, सदर्न हेमीस्फीयर में है। ठीक है, वही चीज़ हमारे पास दी गई है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, यहाँ पे देखिए निम्न वायुदाब क्यों है। मैंने आपको इससे पहले जब तापमान पढ़ाया था समुद्री जलधाराओं का, समुद्री जल का, तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पे तापमान निम्न वायुदाब जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान निम्न होता है। ऐसा क्यों होता है, तापमान गलती से वो निकल गया। वहाँ पे क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा बहुत अधिक पड़ती है, और जब सूर्य तप की मात्रा वहाँ पे अधिक पड़ेगी तो क्या होगा कि वहाँ पे जो वायु है वो क्या होगी, गर्म होगी। वायु गर्म होगी तो वायु फिर हल्की होती है, और जब वायु हल्की होगी तो उस क्या होगा, ऊपर उठने की उसमें प्रवृत्ति होती है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो वायुदाब होता है वहाँ पे निम्न, बहुत ही वायुदाब निम्न हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर उतना बन नहीं पाता है। तो मैंने आपको भी एक सामान्य नियम बताया कि जहाँ पे वायुदाब, जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, इस कारण यहाँ पे वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इन सब की पेटियों की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, एक ब्रीफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी है, इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी है, इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब की पेटी है। क्योंकि देखिए, ये विशुद्ध रूप से जलवायु विज्ञान का टॉपिक है। हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो एक एक करके सभी पेटियों की विस्तृत चर्चा करेंगे, किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी डाउट, जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वहीं का टॉपिक है। असल में ये क्लाइमेटोलॉजी का ही टॉपिक है। यहाँ पे बस मेरा आपको इस चित्र को बताने का बस ध्येय इतना है कि आप समझ लेंगे कहाँ पे उच्च वायुदाब है, कहाँ पे निम्न वायुदाब है, क्योंकि इसको आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि पौने गति कैसे कर रही हैं। ठीक है, और एक देखिए सामान्य सा नियम ये होता है कि जो पौने होती हैं वो उच्च वायुदाब से, मान लीजिए कोई हाई प्रेशर है, ठीक है, अगर कोई हाई प्रेशर है तो ये पौने जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, मतलब कि लो प्रेशर की तरफ गति करती हैं। ये पौनों की क्या होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि पौने क्या करती हैं, जहाँ पे उच्च वायुदाब है उधर से जहाँ पे निम्न वायुदाब है उस तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, एक नियम ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दो नियम मैंने बता दिए, एक सामान्य नियम जो तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा, और पौने जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हैं। उसी प्रकार आप देखें ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, तो यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा बहुत ही कम पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है,
पौने जो होती हैं ठंडी होती हैं, भारी होती हैं, जिस कारण वो दाब वहाँ पे बढ़ जाता है। अब बात करें ये दोनों पेटियाँ, चाहे वो ध्रुवीय पेटी हो चाहे आप विषुवत-रेखी आपकी निम्न वायुदाब की पेटी हो, दोनों पेटियों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः ताप के कारण होता है। ताप मतलब कि सूर्य तप की मात्रा के कारण। जहाँ पे सूर्य तप की मात्रा अधिक है वहाँ पर वायुदाब पेटी निम्न होगी, और जहाँ पे सूर्य तप की मात्रा कम है वहाँ पर वायुदाब की पेटी उच्च होगी। लेकिन उसके बाद जो ये दो पेटियाँ बचती हैं दोनों ही गोलार्धों में, इनका जो निर्माण क्या होता है गति के कारण होता है। मतलब विभिन्न हवाओं की गति यहाँ पे होती है, जिस कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब तो कहीं पे उच्च वायुदाब हो जाता है। ये कैसे होता है हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है इतने इतने डिग्री अक्षांश के पास, और यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक वो सीरियल दिख रहा होगा सीक्वेंस कि निम्न वायुदाब, उसके बाद उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब। ठीक है, तो यही चीज़ें होंगी। आपको आगे वाले चित्र में मैं समझाऊंगा कि किस तरह से पौने अब गति करेंगी। अब आप इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, उन दो नियम के साथ में आइए बात करते हैं आगे। तो इनके बारे में अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी क्या है। यह विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के अक्षांश के मध्य के बीच एक ताप जनित पेटी है। मतलब इसका निर्माण ताप के कारण होता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। यहाँ वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, क्षैतिज प्रवाह नहीं होता है, इस कारण से शांत पेटी कहते हैं। मतलब कि यहाँ वायु का लंबवत प्रवाह होता है। देखिए जब तापमान क्या होगा, गर्म ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, तो उसका प्रवाह कहाँ होगा, लंबवत ही तो होगा। क्षैतिज का कैसे प्रवाह होगा, उसका क्षैतिज प्रवाह यहाँ पे नहीं होता है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है जो है बहुत ही शांत पेटी होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ शोर वोर नहीं होता है, जो हवाओं और जल के मिलने से एक दूसरे से होता है इस तरह का यहाँ पे, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं। डोलड्रम्स भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब बात करें अगर हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, तो ये देखिए 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और ये गति के कारण इसकी जो है उत्पत्ति होती है। कैसे होती है हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लें कि एक उच्च वायुदाब पेटी है और कहाँ मिलती है ये। इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले क्या होता था जब हमारे पास मोटर चालित जहाज़ नहीं थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चालित जहाज़ नहीं थे हमारे पास, तो क्या होता था कि नाव जो होते थे जब इन अक्षांशों में पहुँचते थे तो व्यापारिक जहाज़ें क्या करते थे, फंस जाते थे। यहाँ पे फंस जाते थे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे चूँकि व्यापारिक जहाज़ थे तो वहाँ पे सामान उनका नाव पे लदा हुआ, उसके बाद उनका भार अलग से, नाव का भार अलग से, सामान का भार अलग से, आदमियों का भार अलग अलग से। और चूँकि वायुदाब जब उच्च हो जाता था वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्थान पे, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास क्या होता था, जब वायुदाब जब उच्च हो जाता था तो ये क्या करते थे कि अपने वायुयान जो इनका नाव था, अपने नाव के जो भार को कम करने के लिए क्या करते थे, जिन घोड़ों को ये लाद के लेके जाते थे मतलब स्थलीय भागों में ट्रैवल करने के लिए, उन घोड़ों के उठा के जो है समुद्र में फेंकना शुरू कर देते थे। ठीक है, और जिससे इनका क्या होता, नाव जो होता था हल्का, जलयान जो इनका होता था वो क्या होता, हल्का हो जाता था। तो इस कारण क्योंकि यहाँ पे घोड़ों को फेंका जाता था समुद्र में, इसलिए इसे जो है अश्व अक्षांश कहते हैं। बस और कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन आज के समय में ये समस्या नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पास ऐसे ऐसे जहाज़ हैं जो बिल्कुल रफ्तार से चलते हैं, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत ही कम होता है। अब बात करें अगर उपध्रुवी निम्न वायुदाब की, तो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पेटी पाई जाती है। ये भी गतिक जनित पेटी है। ठीक है, इसका भी निर्माण जो है वायु की गतियों के द्वारा होता है, विभिन्न कारणों के द्वारा। इनका तापीय प्रभाव बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। इन अक्षांशों में जो है निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब होना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री से 65 डिग्री क्या होता है कि तापमान बहुत कम पहुंचता है, सूर्य तप की मात्रा कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे वायु क्या होती है, ठंडी होती है। और ठंडी होने की प्रकृति मतलब सामान्य नियम तो यही कहता है कि ठंडी है वायु, तो इसका मतलब वायुदाब वहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये देखिए तापीय पेटी नहीं है, तापीय जनित पेटी नहीं है। ये ताप से निर्माण इनका नहीं होता, इनका निर्माण जो गति से होता है, गति के कारण होता है। तो ऐसी गतियाँ यहाँ पे होती हैं जिसके कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। ठीक है, ये घटियाँ जो है, ये पेटियाँ जो है गति जनित हैं। ये कैसे होता है हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना ही समझ लें। अब बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ध्रुवों के निकट तापमान सदैव निम्न होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, क्योंकि यह ताप जनित पेटी है। तो दोस्तों ये था कुछ वायुदाब पेटियों के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अभी हम एक फेरल का नियम समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए। देखिए फेरल ने कहा था कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण है, परिभ्रमण मतलब पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है अपना, ठीक है, वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। ठीक है, और जो परिभ्रमण का यहाँ पर मतलब ध्यान रखेंगे कि आपका घूर्णन है। ठीक है, घूर्णन गति है। यहाँ पे परिभ्रमण लिखा है, आप इसे परिक्रमण मत समझ लीजिएगा, क्योंकि परिभ्रमण होता है कि पृथ्वी के घूर्णन, और परिक्रमण होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। ठीक है, यहाँ पे परिभ्रमण और परिक्रमण में आप डिफरेंस समझ लीजिएगा, अंतर ना करिएगा आप। तो यहाँ पे जो है घूर्णन मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जो है मूव करती है। इसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने जो है अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
देखिए फेरल ने बस एक नियम दिया, सिंपल सा, कोई भी इसमें बहुत तकनीकी बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। कि इनके कहने का मतलब ये है कि जब पवनें जो है गति करती हैं, तो मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के उत्तर में ये आपका एरिया है, ठीक है। और तो उत्तर में कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, पवनें अपनी गति से जो है दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ऐसे दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कहाँ होती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये देखिए बस नियम है इनका फेरल का, इनको समझ लीजिए। और इसी के अनुसार क्या होती है, पवनों की गति होती है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, पवनें अपनी दाईं, मतलब मूल दिशा के पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप ये समझ लें कि पवनें पहली बार सीधे इधर आ ही क्यों रही हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि पवनों का ये मतलब नेचर होता है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्च वायुदाब हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो पवनें क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, सीधे बिल्कुल चलेंगी यहाँ से, लेकिन सीधे नहीं चल पाती हैं। सीधे क्यों नहीं चल पाती हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होती है, जिस कारण क्या होती है, फेरल के नियमानुसार ये इनकी जो गति होती है पवनों की, ये थोड़ा सा जो है अपनी दाईं तरफ उत्तरी गोलार्ध में। और जब ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध से सीधे पवनें इधर चलती हैं, चलने का प्रयास करती हैं, तो फेरल के नियमानुसार ये दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा क्या होती है, अपनी गति के बाईं ओर, अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और वही बात हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी पवनों की बात करें तो ये भी क्या होती हैं, अपनी गति की दिशा की जो है ये क्या करती हैं, दाईं ओर, जैसे देख पा रहे हैं हम, दाईं ओर मुड़ गई हैं। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं ये। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए अपनी बाईं ओर मुड़ गई है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ गई हैं ध्रुवीय पवनें, और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए अपनी दाईं ओर मुड़ गई हैं। तो ये फेरल का बस सामान्य सा नियम है जिसे आपको समझना था कि पवनों की गति की जो दिशा होती है सीधे ना होकर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे ना होकर, वो क्या होती है, एक उनकी दिशा में जो है परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन कैसे होता है, उत्तरी गोलार्ध में अपने ये अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, दिशा के बारे में आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है दिशा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऊपर आपका क्या है, मतलब सॉरी ऊपर, हाँ यहाँ आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ऊपर आपका यहाँ नॉर्थ है, और नीचे तब फिर क्या होगा आपका साउथ होगा, ठीक है। इधर क्या होगा फिर आपका, इधर होगा आपका ईस्ट मतलब कि पूर्व, और इधर क्या होगा आपका, इधर होगा वेस्ट मतलब कि पश्चिम। देखिए पवनों की दिशा जो होती है, हम कैसे पवनों को एक नाम देते हैं कि ये इस दिशा की पवन है। देखिए पवनों की गति की जो दिशा होती है, हम उधर की बात नहीं करते, बल्कि पवनें जिस ओर से आ रही हैं, हम पवनों के उस दिशा के नाम पे जो है नामकरण उनका करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जो 30 डिग्री उच्च अक्षांश से जो है निम्न अक्षांश 0 डिग्री की तरफ जो रेखाएं चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, उन्हें हम उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन कहते हैं। ऐसा क्यों, आप देख रहे होंगे कि इसकी गति की दिशा देखिए इस तरह से, मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे है ना। अब देखिए, अब बताइए मुझे ये डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर नॉर्थ नीचे ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, इसे हिंदी में कहेंगे तो उत्तर पूर्वी। अब व्यापारिक पवन इनका नाम क्यों है, क्योंकि ये जो व्यापारिक जलयानों को बहुत ही फायदा पहुँचाती हैं। जिस दिशा में ये चलती हैं पवनें, अगर उस दिशा में व्यापारिक जलयान चलते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ही उनका जो है ईंधन की बचत होती है, कम समय लगता है और ज़्यादा तेज़ी से वो चल पाते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये क्या होगी, व्यापारिक इनका पवने नाम हो गया। और इनकी गति किस तरफ से आ रही है, ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व से, तो इन्हें हम कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने या फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। अगर दक्षिणी व्यापारिक पवनों की बात की जाए तो क्या होती है, दक्षिणी पूर्व की गति होती है, मतलब कि इनकी गति देखिए यहाँ से ऐसे है, तो क्या है साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। उसी तरह पछुआ पवनों की बात करें तो ये भी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। अब व्यापारिक पवने देखिए, व्यापारिक पवने में आपको पहले बता चुका हूँ कि पूर्व से पश्चिम चलती हैं, जबकि पछुआ पवने पश्चिम से पूर्व चलती हैं। तो पछुआ पवने पश्चिम से पूर्व चलती हैं, और आप देख ही रहे हैं इनका फेरल के नियमानुसार इनकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ध्रुवीय पवनों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रही है, फेरल के नियमानुसार इनकी दिशा परिवर्तित हो रही है। मतलब मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो दिशा होती है वो जिस तरह से पवनें आती हैं उस तरफ से दिशा को हम निर्धारित करते हैं। तो ये था देखिए कि किस तरह से पवनें गति करती हैं। उच्च प्रेशर से हाई उच्च दाब से जो निम्न दाब की तरफ पवनें चलती हैं, चाहे आप इधर से देख लें, इधर हाई प्रेशर निम्न प्रेशर की तरफ जा रही है हवा, चाहे इधर से देख लें आप हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ, और इधर भी हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आधारभूत चीज़ें। अब आइए इसको अलग अलग देख लेते हैं। डोलड्रम्स या शांत पद पवनें क्या होती हैं, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण तक, और वायु की ऊर्ध्वाधर गति होती है, मतलब यहाँ पे वायु की क्षैतिज गति, क्षैतिज संचार नहीं होता है। इस पेटी में कोई हलचल नहीं होने के कारण इसे शांत पवन कहते हैं, मतलब बहुत ही शांत पेटी होती है, यहाँ पे किसी प्रकार की हलचल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। बस आप इसे ऐसे समझ लें थोड़ा सा। बात करें व्यापारिक पवनों की, तो ये पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं, और इनका जो प्रभाव होता है विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर
चलती हैं। ये कहाँ से चलती हैं? ये चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से चलती हैं, ठीक है। और इनकी जो दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इनकी दिशा होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो इनकी दिशा जो होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। हमने पहले ही चर्चा कर ली। ये पौने व्यापारिक जलयानों को सुविधा प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें व्यापारिक पौने कहते हैं। हमने इससे भी चर्चा कर ली। अब बात करें अगर पश्चिमा पौनों की, तो ये पौने क्या होती हैं? 30 डिग्री 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब से उध्रुवी निम्न वायुदाब जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की तरफ ये क्या करती हैं? चलती हैं। ये पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ फेरल के नियमानुसार ही मुड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनका क्रम जो है जल के अधिक विस्तार के कारण नियमित एवं अस्थायी होता है तथा इनका वेग यहाँ पे अधिक होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि स्थल की कमी है। अगर आप 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास देखेंगे तो वहाँ से स्थल की कमी मिलती है, जिस कारण क्या होती है, इन पौनों के क्षेत्र में कोई रुकावट नहीं आती है, जिस कारण इनकी गति बहुत बढ़ जाती है। और चूँकि ये पौने गति बढ़ जाती हैं, तो जब इनकी गति बढ़ती है तो पौनों का सतह जो होता है नीचे की परत और जो जल का सतह होता है, इन पर रगड़ बहुत ज़्यादा होता है। अब जब यहाँ पे रगड़ होता है तो इन पर तरह तरह की भयंकर आवाज़ें निकलती हैं। वो आवाज़ें क्या होती हैं? हम 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास इन्हें कहते हैं गरजती चालीसा, और 50 डिग्री के पास भयंकर पचासा, और 60 डिग्री के पास ये चीखता साठा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं, क्योंकि बिल्कुल रगड़ बहुत तेज़ी से करती हुई निकलती हैं पौने समुद्री जल की सतह से। इस तरह इनका हम नाम देते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s, ठीक है। तो एक फैक्ट आपके पास ये भी है, आप इसको ध्यान रख लें, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बात करें अगर ध्रुवीय पौनों की, तो ये पौने ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इन पौनों की दिशा जो होती है पूर्व से पश्चिम होती है। ध्रुवीय पौने, व्यापारिक पौने, इन दोनों की दिशा ही पूर्व से पश्चिम होती है। बस बीच में जो पछुआ पौने होती है उनकी दिशा जो क्या होती है? पश्चिम से पूर्व हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा एक मैप की तरह देख लें कि किस तरह से पौने गति करती हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो पोलर हाई प्रेशर है, सब पोलर लो प्रेशर है यहाँ पे सदर्न हेमीस्फीयर में क्या होता है यहाँ पे कि जो पौने हैं निर्बाध रूप से गति कर रही हैं बिना किसी रुकावट के, इसलिए इनकी गति भी बढ़ जाती है और सीधी गति करती है, नियमित और अस्थायी रूप से गति करती है। और इस तरह से 40, 50, 60 डिग्री के आसपास ये बहुत ही अजीब आवाज़ें निकालती हैं, ठीक है। जैसे कि चीखता गरजती 40-60, भयंकर 50-60, चीखता 60। उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पौनों की गति जो है, दिशा जो थोड़ी सी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थल का यहाँ पे उपस्थिति होती है। स्थल की उपस्थिति के कारण यहाँ पौनों की गति दिशा जो थोड़ी सी मुड़ जाती है, गति भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक आपके पास ये भी डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो आज का जो वीडियो था, ये आपके लिए बस एक बेस तैयार करने के लिए था कि आप जो है आगे की जो क्लास आपकी होने वाली है समुद्री जलधाराओं की, आप उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकें। क्योंकि देखिए, आपको जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपको समुद्री जलधारा समझ में आने वाली नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो। इसलिए पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देख लें, एक बार देखें, 2 बार देखें, वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप क्लियर हो जाएंगे कि पौनों वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं, पौने कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे गति करती हैं, ठीक है, तो फिर आप जब जलधाराएँ पढ़ाई जाएंगी तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये व्यापारिक पौन यहाँ से यहाँ पे क्यों जा रही है, ठीक है, और ये पश्चिमा पौन यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है। फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महासागरीय जलधाराओं की। और वो देखिए, महासागरीय जलधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समुद्र विज्ञान का बिल्कुल कोर पार्ट है। बिना इसके आप समुद्र विज्ञान का समझ लीजिए कि जो मेन पार्ट है वो समुद्र विज्ञान का यही पार्ट होता है, और इसलिए आप इसे बहुत अच्छे समझेंगे। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एरिया होता है, इसलिए इसको समझने के लिए मैंने ये आधार तैयार किया आपका इस वीडियो के जरिए। तो आप इस आधार को बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और उसका आपको फ़ायदा आगे वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ हमने जो तापमान की बात कर ली है, समुद्री जलधाराओं जल की तापमान की बात की, हमने घनत्व की बात की, लवणता की बात की, हमें इसका भी आगे फ़ायदा मिलने वाला है अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो है फीडबैक दे दें। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, और मैं भी मोटिवेट हो सकूं, मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, मुझे और ज़्यादा काम करना है और मेहनत से काम करना है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एक तरफ से। तो आप मुझे इसमें हेल्प करें और चैनल को जो है आप थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब या फिर शेयर करवाएं, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।